कि राजनीतिक प्रत्याशियों के लिए तो 95 लाख एक लोकसभा क्षेत्र का निश्चित कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक पार्टी कितना खर्च करेंगी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं तो दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधि निजी अस्पतालों में इलाज क्यों कराते हैं? शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा पर कहते हैं हमारी देश की बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, एक भी निर्वाचित प्रतिनिधि का बच्चा और सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता है। इसी तरह से निर्वाचित प्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने घरों में ऐसे सैकड़ों निर्वाचित प्रतिनिधि है अपने घरों में अनधिकृत निर्माण करते हैं। तो जब तक ये करनी और कथनी में अंतर होता है तो जनता में भी उसका संदेश अच्छा नहीं जाता है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि दूसरा शिलान्यास कर रहा है, ऐसा एक नहीं लाखों होते होंगे, हजारों होते होंगे। हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं जिसके लिए मैं शुरू से लेकर आगे तक लगभग 8-9 साल तक प्रयास करता रहा। कानूनन उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा तो है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खर्चे पर कोई पाबंदी नहीं है। हर उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियों के खर्चे पर कोई पाबंदी नहीं है? राजनीतिक पार्टियों के लिए एक एक सीट और एक एक वोट की कीमत होती है और यही वोट अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में वो पानी की तरह पैसा बहाती हैं। देश के लिए चुनाव एक पर्व होता है। नागरिक अपने हक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव में वोट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आने वाले 5 साल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा देश के भविष्य के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, क्या क्या उनकी योजना है, इसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं और जनता के सामने रखती हैं। लेकिन बहुत सा महत्वपूर्ण विषय इसमें ऐसा है कि इस पर जो वास्तविक चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा बहुत कम हो रही है। लेकिन संसदों के नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य जिम्मेदारी जवाबदेही होंगी इस पर कोई चर्चा आज तक नहीं है। प्रत्याशियों के लिए तो 95 लाख एक लोकसभा क्षेत्र का निश्चित कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक पार्टी कितना खर्च करेंगी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ये अभी राजनीतिक खर्चा, राजनीतिक चंदे की बात कर रहे थे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसीलिए हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियां कितना खर्च करेंगी इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं है, कोई नियम नहीं है। 10 बार मैं ये बात पत्र भेज चुका हूं, इससे भी ज्यादा बार, और 10 बार आरटीए लगा के पूछ चुका हूं अलग अलग चुनाव की। हर बार ये कहा जा रहा है इस संबंध में हमने पूछा था कि राजनीतिक पार्टियों का जो खर्चा है वो कितना है, क्या तय है, तो उसमें इस संबंध में वर्तमान निर्वाचन कानून में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि क्यों न नियम बनाया जाए। सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था उतनी कारगर नहीं दिखाई देती जितनी कि निजी क्षेत्र में दिखाई देती है। जब तक जनप्रतिनिधियों, उच्च पदों पर बैठे अधिकारी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं करवाने जाएंगे और उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ने जाएंगे, तब तक सूबे में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा में सुधार होना संभव नहीं है। जब सरकारी वेतन भोगी अपने बनाए विद्यालय और अस्पतालों में जाना शुरू करेंगे, तब वह निरीक्षण करके वहां कमियां जांचेंगे, परिजन वहां की गतिविधियों से अवगत कराएंगे। भले ही ऐसा करना मुश्किल लग रहा हो, यदि ऐसी शुरुआत की गई तो इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। राजनीतिक पार्टियों की अगर हम दूसरे विषयों की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। देश में दिल्ली सरकार कहती है कि हमने तो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था बना दी है, लेकिन उन्हीं का एक सांसद अभी विदेश में जाके अपनी आंख का इलाज करा के आया है। जब दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं तो दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधि निजी अस्पतालों में इलाज क्यों कराते हैं, और वो भी सरकारी खर्च पर? दूसरे अस्पतालों में जाके इलाज करा रहे हैं जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये सब विषय हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा पर कहते हैं हमारी देश की बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, एक भी निर्वाचित प्रतिनिधि का बच्चा और सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता है। तो अब अच्छी कैसे है? इस संबंध में उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर कुमार अग्रवाल जी और बिहार में भी पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अनेकों बार आदेश भी दिए हैं कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चे, सरकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, सरकारी अस्पतालों में इलाज लें, तो सरकार जो सरकारी अस्पताल और विद्यालय हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनमें जो रिक्त पद रहते हैं, जो सुविधाएं रहती हैं, ये खत्म हो सकती हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर चलता रहता है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसी भूमि जो आपकी नहीं है उस पर अवैध निर्माण करना कानून का उल्लंघन है। फिर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि नागरिक इतना साहस कैसे लाते हैं, जबकि कानून और संविधान में अवैध निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं। यह कहावत यहाँ फिट बैठती है कि गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है। जब जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही ऐसा काम करेंगे तो नागरिकों का हौसला भी बढ़ेगा। इसी तरह से निर्वाचित प्रतिनिधि की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने घरों में ऐसे सैकड़ों निर्वाचित प्रतिनिधि है, कभी 170 हो जाते हैं, कभी 135 हो जाते हैं। हर 5 साल में
लगभग 1/3 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि अपने घरों में अनधिकृत निर्माण करते हैं। पिछले 20 साल से ऐसी मैं प्रयास कर रहा हूं, लिख के दिया गया है, लिख के जवाब आया हुआ है, सूची आ जाती है कि इन संसदों ने इन घरों में किसी ने 20 साल से कर रखा, किसी ने 15 साल से, और वो उनको तोड़ा नहीं जा रहा है। और लिख के दिया जाता है कि जब सांसद अपना घर खाली करते हैं तो हम उनको तोड़ेंगे, ऐसा लिख के दिया गया है मुझे। तो वो ये देखिए कि ये एक ताज्जुब की बात है कि नियम जो जब अधिकारियों के ऊपर नियम लागू नहीं होगा, ऐसे सरकारी अधिकारियों की बात भी है, उन्होंने भी अपने घरों में अधिक निर्माण कर रखे हैं और बहुत से सरकारी अधिकारियों ने बहुत से लंबे समय से कब्जा किया हुआ है, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, घर खाली नहीं कर रहे, ऐसी सूची हमारे पास है। तो जब तक ये करनी और कथनी में अंतर होता है तो जनता में भी उसका संदेश अच्छा नहीं जाता है। और ये विषय 20-30 अखबारों में भी उठ चुका है, लेकिन वो आज तक नहीं मानते हैं। इसमें दूसरा विषय है अनधिकृत जो अपने झूठे शिलान्यास करते हैं। अब झूठे शिलान्यास कितनी बड़ी बात है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि झूठा शिलान्यास कर रहा है, ऐसा एक नहीं लाखों होते होंगे, हजारों होते होंगे। हम तो एक का उदाहरण दे रहे हैं जिसके लिए मैं शुरू से लेकर आखिर तक लगभग 8-9 साल तक प्रयास करता रहा और लोक आयोग तक गया और उसकी कार्रवाई शून्य रही। 2014 में ससपुर गांव में फर्जी शिलान्यास कर दिया मेट्रो का, वोट के कारण से दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, तो उसके बारे में मैं गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय सब में गया। सबने कहा जी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। मैंने आखिर में जो लोक आयोग निर्वाचित हुआ था, हालांकि वो पहली मेरी शिकायत थी, लेकिन उन्होंने शायद 5वीं बताई, तो मैंने उसमें जाके कहा ये बातें। तो ये लोक आयुक्त ने ये कहा कि हम इस विषय लोक आयुक्त अधिनियम 2013 इस संबंध में कोई ऑर्डर आदेश पारित नहीं कर सकता। अब एक निर्वाचित प्रतिनिधि के ऊपर झूठी कोई वो अलग निर्माण करता है, कार्रवाई करता है, तो उसके ऊपर कोई नियम, आज तक कोई नियम नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा कि आप कोई कानून नहीं है, लोक आयुक्त ने ये कह दिया, तो कहां जाए जनता। ये बात सही है कि जैसा गुरु वैसा चेला। आज सरकारी जन व्यवस्थाओं की स्थिति यह देखी जा रही है कि इन नागरिकों का सरकारी नौकरियों पर तो भरोसा दिखाई देता है, लेकिन सरकारी जन सुविधाओं पर नागरिकों का उतना विश्वास नहीं दिखाई देता। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि जब तक सरकारी वेतनभोगी अपनी व्यवस्थाओं का रुख नहीं करेंगे, तब तक सब यूं ही राम भरोसे चलता रहेगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।